Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय के बारे में डिस्कस किया था कि अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके में किस तरह की प्रोसेस होती है और किस प्रकार रेडियो एक्टिव जो नाभिक है वो अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिक बनाता है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि नाभिकीय ऊर्जा बेसिकली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस तरह से हम नाभिकीय ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके उससे जुड़िए, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर होता है उस पूरे का जो वीडियो कंटेंट और जो PDF कंटेंट है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से अपने फेयर काम में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन। हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, यानी नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा से हम सब भली भांति प्रकार से परिचित है भी और नहीं भी। हमें जब ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है तो हम ऊर्जा की एक स्पष्ट रूप से ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। दैनिक जीवन में हम ऊर्जा का खूब सारा उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं। जैसे पानी गर्म करना है तो हम ऊष्मा का उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है। कूलर, फैन या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना है तो हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस तरह ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप पॉसिबल हो सकते हैं जो आप जानते भी हैं। अब इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो द्रव्य स्वयं ऊर्जा का ही एक रूप है। मतलब प्रत्येक द्रव्य ऊर्जा है और ऊर्जा द्रव्य है। द्रव्यमान से ऊर्जा रिलेटेड होती है। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने आप में ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन हमें उस द्रव्य से ये ऊर्जा कैसे मिलती है? जैसे हम बात करें पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब भी ऊर्जा के भंडार है, कोयला। लेकिन इनसे ऊर्जा हमें सीधे तौर पे नहीं मिलती है। इनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या इनसे ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हमें इन्हें जलाना पड़ता है, इनका दहन करना पड़ता है। और दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं कि दहन बेसिकली क्या होता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट चेंज होता है और एक ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रोसेस में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसके साथ ही कुछ एनर्जी लिबरेट करता है जो ऊष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है। यानी हम किसी भी द्रव्य से ऊर्जा को सीधे तौर पे प्राप्त नहीं कर सकते। उसकी ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें उसको दहन करना पड़ता है। ठीक है, ये एक रासायनिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और एक ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, नाभिकीय ऊर्जा भी होती है। जैसे ये रासायनिक ऊर्जा थी वैसे ही नाभिकीय ऊर्जा भी होती है। हमने जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ देखा था तो इस ग्राफ में मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे। पहला पॉइंट जो हमने देखा था कि जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से कम थी। दूसरा पॉइंट था जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 और 100 के बीच थी। और तीसरा पॉइंट था जिनकी द्रव्यमान संख्या 100 से ज़्यादा थी। तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से 100 के बीच में थी, यानी जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या 50 से 100 के बीच में थी, ऐसे नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो थी मेरे पास EBN वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो सीधे स्टेबिलिटी के समानुपाती था। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उस नाभिक को तोड़ना मुश्किल होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जो भारी नाभिक थे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो मान था वो कम था, और अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम थी तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटने का प्रयास करते हैं जिससे इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और इनका स्थायित्व बढ़ सके। और इस प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार से जो हल्के नाभिक होते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी कम होती है, जिनसे इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। तो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक बनाने या मध्यवर्ती नाभिक बनाने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रोसेस में भी ऊर्जा रिलीज होती है और उस ऊर्जा को भी
हम नाभिकीय ऊर्जा ही कहते हैं। तो जब भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं या फिर हल्के नाभिक जुड़कर मध्यवर्ती नाभिक बनाते हैं, इन दोनों ही प्रोसेस में जो ऊर्जा रिलीज होती है, इस ऊर्जा को ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। या सरल शब्दों में ये कहे कि ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, और हल्के नाभिकों का जुड़कर भारी नाभिक या मध्यवर्ती नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो इसकी स्पष्ट डेफिनेशन किस प्रकार से होगी, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा, इन दोनों से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये काफी ज्यादा होती है। रासायनिक प्रोसेस से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होती है। जो भी केमिकल प्रोसेस होगी, जैसे किसी कोयले को जलाना, तो केमिकल रिएक्शन से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, मतलब काफी ज्यादा। एक एग्जाम्पल की अगर बात करें, 1 किलोग्राम किसी कोयले को हम जलाएं, 1 किलोग्राम किसी कोयले को हम कंबस्ट करें, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाएं, तो इससे जो एनर्जी हमें मिलेगी उससे 8 वाट या 100 वाट के किसी बल्ब को 100 वाट के किसी बल्ब को हम 8 घंटे तक जला सकते हैं। 1 किलोग्राम किसी कोयले को अगर हम जलाएं तो उससे इतनी ऊर्जा मिलती है कि किसी 100 वाट के बल्ब को 8 घंटे तक जलाया जा सकता है। यही हम यूरेनियम 235 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से जो न्यूक्लियर ऊर्जा निकाले तो इससे 100 वाट के इसी बल्ब को 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 80 घंटे नहीं, 10 की घात 4 साल तक चला सकते हैं। समझिए, अगर 1 किलोग्राम कोयले को जलाए और उससे जो ऊर्जा मिले उससे 100 वाट के किसी बल्ब को केवल 8 घंटे तक जलाया जा सकता है। लेकिन यही 1 किलोग्राम अगर मैं यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त न्यूक्लियर ऊर्जा की बात करूं तो इसी 100 वाट के बल्ब को 10 की घात 4 साल यानी 10,000 साल तक जलाया जा सकता है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा को हम न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये नाभिकीय ऊर्जा बेसिकली कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसको अपन रफ कर देते हैं और हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा कि 2 प्रकार से ही नाभिकीय ऊर्जा मिल सकती है, या तो भारी नाभिक मध्यवर्ती नाभिक में टूटे यानी नाभिकीय विखंडन से, और या फिर हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाए जो नाभिकीय संलयन कहलाता है। ये वाली प्रोसेस यहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ये वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अभी तक पॉसिबल नहीं होती और ये सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में, तो इसको अपन कर देते हैं गाइस रफ, और हम बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन। देखिए डेफिनेशन तो हालांकि हम दे चुके हैं। नाभिकीय विखंडन क्या कहलाता है? ऐसी नाभिकीय घटना जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक, जनरली 2 ही होते हैं, तो ऐसी नाभिकीय घटना जिसमें कोई भारी नाभिक मध्यवर्ती नाभिक या मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में यहाँ लिखता हूँ, वह नाभिकीय घटना जिसमें भारी नाभिक मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले हल्के नाभिकों में टूटता है, मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले हल्के नाभिकों में
टूटता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रोसेस में अत्यधिक ऊर्जा एवं कुछ न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन को हमने किस प्रकार से परिभाषित किया कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी नाभिकीय घटना है जिसमें भारी नाभिक मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले हल्के नाभिकों में टूटता है, जिससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही कुछ न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। इसी घटना को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब ये नाभिकीय विखंडन की हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है गाइस, ठीक है। तो इसके हिस्ट्री के तो हम इस नाभिकीय विखंडन की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1932 की हम बात करें, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, उस समय की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज के बाद एनरिको फर्मी नामक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एलिमेंट्स पे, बहुत सारे तत्वों पर न्यूट्रॉन की बौछार करी और उन्होंने ये देखा कि जब बहुत सारे तत्वों पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो उससे बहुत सारे नए तत्वों का निर्माण होता है। तो 1932 के बाद बहुत सारे तत्वों पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की गई, किसकी बौछार की गई? न्यूट्रॉन की जब बौछार की गई तो इससे बहुत सारे नए रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण होता है। उन्होंने ये देखा कि 1932 के बाद जब न्यूट्रॉन की खोज की गई तो न्यूट्रॉन की जब बहुत सारे तत्वों पर बौछार की गई तो उससे नए रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण होता है। अब फर्मी के अनुसार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रॉन, किसी नाभिक की अगर बात करें तो नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो है वो उदासीन होते हैं, ठीक है। तो हम वास्तविक तौर पे किसी भी नाभिक को धनावेशित मान सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन होने के कारण ये जब बौछार करी जाएगी नाभिक पे इसकी, तो ये प्रतिकर्षण बल फील नहीं करता और ये इस नाभिक के अंदर जाता है और नाभिक के अंदर जाके इसके साथ इंटरैक्शन करता है। क्या करता है? इंटरैक्शन करता है और इस इंटरैक्शन के कारण ही नए रेडियो एक्टिव तत्वों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उन्होंने देखा 1932 के बाद जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो न्यूट्रॉन की जब बौछार की गई अलग अलग तत्वों पर, तो उससे बहुत सारे नए अलग अलग तत्व बने और वो रेडियो एक्टिव तत्व थे। एनरिको फर्मी ने ये बताया कि न्यूट्रॉन चूंकि उदासीन होता है तो इस पे इसके कारण रिपल्शन तो लगेगा नहीं और ये न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर जाके इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से इंटरेक्शन करता है और इसी इंटरेक्शन की वजह से नए रेडियो एक्टिव तत्वों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है वो तापीय न्यूट्रॉन कहलाता है। कौन सा न्यूट्रॉन कहलाता है? तापीय न्यूट्रॉन कहलाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि तापीय न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तापीय न्यूट्रॉन बेसिकली वो न्यूट्रॉन होते हैं, तापीय न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन, जो कमरे के ताप पर साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है। तापीय न्यूट्रॉन वे न्यूट्रॉन जो कमरे के ताप पर साम्यावस्था में होते हैं, यानी 300 केल्विन ताप पर जो साम्यावस्था में होते हैं, 300 केल्विन ताप पर साम्य में जो होते हैं उन्हें तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये मंद होते हैं। क्या होते हैं? मंद। मंद का मतलब इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, स्पीड जो है वो इनकी क्या होती है? लो होती है। तो ऐसे मंद न्यूट्रॉन की अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूँ या ऊर्जा की बात करूँ तो इनकी ऊर्जा किस तरह से दी जाती है? वो होती है 3/2 kT से दी जाती है, ठीक है। जहाँ के क्या होता है? के बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। तो E बराबर आ जाएगा 3/2, के जो है इसका मान होता है 3.82 इंटू 10 की घात, या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 8.62 इंटू 10 की घात -5, ठीक है। 8.62 इंटू 10 की घात -5, 8.62 10 की घात -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति केल्विन और इंटू टी का मान 300 केल्विन। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रॉन की एनर्जी गतिज ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये कमरे के ताप पर साम्यावस्था में होता है और ऐसे न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। ये 1932 में पाया गया। अब इसके बाद में 1939 की हम बात करें, 1939 ईस्वी में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन।
ठीक है। 1939 में ऑटो हॉर्न और स्ट्रैसमैन इन्होंने ये देखा कि जब यूरेनियम पर हम किसी न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, किसी यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की जब बौछार की जाती है, ठीक है, मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो इससे नए रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण होता है। जब किसी यूरेनियम के नाभिक पर किसी मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो इससे नए तत्वों का निर्माण होता है, और इस तत्वों की जो प्रॉपर्टी है उसमें से किसी एक तत्व की प्रॉपर्टी को जब उन्होंने चेक किया तो बेरियम की प्रॉपर्टी के बराबर था। और बाद में ये पता चला कि वास्तव में जब यूरेनियम पर इस न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो इससे जो नया रेडियो एक्टिव तत्व बनता है वो बेरियम ही होता है। तो इसको समझने में ये बड़े दिक्कत वाला मामला हो गया था इनके लिए इसको एक्सप्लेन करना दिक्कत वाला मामला हो गया था कि यूरेनियम पर जब अपन बेरियम ये न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो इससे बेरियम किस प्रकार से उत्पन्न होता है। और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दिया था वो थे मैटनर और ऑटो फ्रिश। तो उसके बाद दो साइंटिस्ट हुए, मैटनर और ऑटो फ्रिश। मैटनर और फ्रिश, उन दोनों साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। उन्होंने ये बताया कि जब भी यूरेनियम पर इन मंदगामी न्यूट्रॉन को डाला जाता है, इनकी बौछार की जाती है, तो ये यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में टूट जाता है, और इसी घटना को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो पूरी प्रोसेस समझिए। नाभिकीय विखंडन क्या? ऐसी घटना जिसमें भारी नाभिक मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में टूटता है और इस प्रोसेस में अत्यधिक ऊर्जा और कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के बाद जब फर्मी ने बहुत सारे एलिमेंट्स पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई तो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बने। उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल नहीं लगता और ये इसके अंदर जाके इंटरेक्शन करता है जिससे नए रेडियो एक्टिव तत्व बनते हैं। बाद में हम तापीय न्यूट्रॉन की बात करें तो ऐसे न्यूट्रॉन जो ये कमरे के ताप पर तापीय साम्य में होते हैं और इनकी स्पीड लो होती है, इनकी गति ऊर्जा इतनी ही होती है। 1939 में ऑटो हॉर्न और स्ट्रैसमैन ने यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बौछार करी तो उन्होंने पाया कि नए तत्व रेडियो एक्टिव तत्व बनता है जो बेरियम होता है। उनके लिए समझना कठिन था कि यूरेनियम से नया तत्व कैसे बन गया। बाद में मैटनर और फ्रिश नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि होता क्या है कि यूरेनियम जो है वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में टूट जाता है और इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहा गया। अब इस पूरी प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि दोनों जो नए नाभिक बनेंगे उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के नाभिक यहाँ पे बनेंगे। नाभिक जो है वो भी वैरायटी में बन सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में कितनी वैरायटी पॉसिबल है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। चलिए इस पूरे को रफ कर देते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम है गाइस ये, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। हम इसको रफ कर देते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे नाभिकीय विखंडन क्या कि भारी नाभिक पर जब यूरेनियम की बौछार, भारी नाभिक जैसे यूरेनियम पर जब अपन न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, तो उस यूरेनियम द्वारा उस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में वो टूट जाता है। इस प्रोसेस में ऊर्जा रिलीज होती है और साथ ही न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन पॉसिबिलिटीज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो समझिए इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं जैसे 92 यूरेनियम 235, ये कोई यूरेनियम है। इस पे जब अपन एक मंदगामी न्यूट्रॉन डालते हैं तो न्यूट्रॉन को किस तरह से लिखते हैं, 0 and 1 से, तो इससे ये बनेगा अनस्टेबल बनेगा, ये बन जाएगा 92 यूरेनियम 236। यूरेनियम 235 पर जब मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार कराई तो इस न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम ने अवशोषित कर लिया और इससे एक अनस्टेबल यूरेनियम का समस्थानिक प्राप्त होता है जो होता है 236। अब ये अनस्टेबल होने के कारण मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में टूट जाएगा। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन की, इसके साथ जिनॉन प्लस स्ट्रोंशियम की, इसके साथ लॉरेंशियम प्लस Br की, इसके साथ बेरियम प्लस क्रिप्टॉन की। ठीक है, इनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक हम लिख लेते हैं 144, ये आ जाएगा 36 और 90 प्लस 2 0 and 1, ये आ जाएगा मेरे पास 140 85 54 140
ये आ जाएगा 38 94 प्लस 20N1, यहाँ पे आ जाएगा 57 148, ये आ जाएगा 35 85 प्लस 30N1, यहाँ पे आ जाएगा 56 144, ये आ जाएगा 36 89 और 30N1। तो हम क्या देखते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे शो कर दी। समझिए इस पूरे को कि यूरेनियम 235 पे जब एक न्यूट्रॉन आता है तो ये न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इससे यूरेनियम का एक अनस्टेबल नाभिक बनता है। अब ये अनस्टेबल नाभिक इतने सारे नाभिकों में टूट सकता है, या तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, साथ ही 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करेगा, और इस प्रोसेस में भी क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जिसे मैं E1 कह देता हूँ या Q1 कह देता हूँ, विघटन की ऊर्जा। ठीक है, या फिर इस प्रोसेस से जिनॉर और स्ट्रोंशियम बनेगा और साथ में 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे और उसके साथ विघटन की ऊर्जा निकलेगी Q2। या फिर इससे क्या हो सकता है, इसी प्रोसेस में लॉरेंशियम और Br निकलेगा, साथ ही 3 न्यूट्रॉन अवशोषित होंगे, उत्सर्जित होंगे और विघटन की ऊर्जा Q3 निकलेगी। या फिर इस प्रोसेस में बस बेरियम और क्रिप्टॉन निकलेंगे और साथ में ही 2 की जगह 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इतनी तरह से इनका विघटन पॉसिबल हो सकता है। ये बताया गया था मेटनर और फ्रिश द्वारा कि यूरेनियम जो है वो इस न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और फिर मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या, देखिए मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या है ये मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या, ये देखिए सबकी द्रव्यमान संख्या कम है, तो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के नाभिकों में ये टूटता है, इसके साथ ही न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और न्यूट्रॉन के साथ ऊर्जा रिलीज होती है और इसी घटना को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है गाइस, अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, स्टेबिलिटी के कारण होता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम है और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कम होने के कारण इन मध्यवर्ती नाभिकों की स्टेबिलिटी और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल है और स्टेबिलिटी के कारण ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो नए नाभिक बनते हैं वो नए नाभिक स्वयं भी रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडियो एक्टिव होने के कारण बीटा क्षय द्वारा ये वापस स्टेबल नाभिक में कन्वर्ट होते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल की यहाँ उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये जिनॉन में टूटा, यूरेनियम जो है वो इस प्रकार की प्रोसेस में टूटा और जिनॉन रेडियो एक्टिव होता है, तो जिनॉन वापस बीटा क्षय के द्वारा स्टेबल नाभिक में कन्वर्ट होगा। किस तरह से, जिनॉन से बन जाएगा ये Ca, देन बेरियम अगेन एंड देन फ्लोरेंशियम अगेन एंड देन Ce अगेन। यहाँ पे हर बार माइनस बीटा डी के होगा। जब हर बार माइनस बीटा डी के होगा तो क्या होता है इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो 1 बढ़ती जाती है। हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या हर बार क्या बढ़ेगी, 1 से बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 58 और परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या क्या, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस हम देख चुके हैं। क्या मैंने बताया, नाभिकीय विखंडन क्या, भारी नाभिक जैसे यूरेनियम पर जब अपन न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, अनस्टेबल नाभिक में कन्वर्ट होता है और फिर 2 हल्के नाभिकों में टूटता है। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन के साथ ऊर्जा निकलती है और इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जो नए नाभिक बनते हैं वो नए नाभिक स्वयं रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वो नए नाभिक बीटा क्षय के द्वारा वापस स्टेबल नाभिक में कन्वर्ट होते हैं। जैसे जिनॉन जो है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ce में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस नाभिकीय विखंडन में प्रत्येक विखंडन में हमको कुछ न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं और इन न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, जबकि तापीय न्यूट्रॉन की ऊर्जा हमने देखी थी वो थी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चूंकि इन नाभिकों या इन न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये न्यूट्रॉन आगे वापस यूरेनियम को विखंडित नहीं कर पाएंगे। अगर इनको विखंडित करना है तो इनकी ऊर्जा इतनी करनी पड़ेगी और इसके लिए इन न्यूट्रॉन को हम मंदित करते हैं, इनकी ऊर्जा को कम किया जाता है, जो हम नाभिकीय रिएक्टर में पढ़ेंगे। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में कितनी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, चलिए तो इसको हम देख लेते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में हमारे पास कितनी ऊर्जा रिलीज होती है। इसको हम कर देते हैं रफ और हम ये देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में कितनी ऊर्जा रिलीज होती है। एप्रोक्स एनर्जी की अपन बात करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास 240 द्रव्यमान संख्या का कोई नाभिक है और वो 2 नाभिकों में टूटता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 120 है। ठीक है, एक भारी नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 240 है, वो 2 हल्के नाभिकों में टूटता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 120 है।
भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, ये मान लेते हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, यह मान लेते हैं 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा में कितना परिवर्तन या हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो यहाँ पर ऊर्जा कितनी मिलेगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर 7.6 है तो टोटल यहाँ पे ऊर्जा हमारे पास कितनी आएगी, टोटल ऊर्जा जो भारी नाभिक की आएगी हैवी न्यूक्लियस की, वो मेरे पास आएगी 7.6 को हम 240 से गुणा करेंगे, ये मेरे पास इस भारी नाभिक की ऊर्जा आएगी। इसी प्रकार हल्के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 है, तो हल्के नाभिक की टोटल एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियस जो है वो मेरे पास आ जाएगी 120 और 120 कितना 240, और इसको 8.5 से गुणा करेंगे, ये मेरे पास इसकी एनर्जी आ जाएगी। इस पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, तो एनर्जी लिबरेट निकालने के लिए हम इस हल्के नाभिक की ऊर्जा में से भारी नाभिक की ऊर्जा को माइनस करेंगे, यानी 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, तो ये आ जाएगा 240 इंटू 8.5 माइनस 7.6, ये आ जाएगा 240 इंटू 0.9, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस पूरी प्रोसेस में जब एक नाभिक के विखंडन होगा तो केवल एक नाभिक के विखंडन से ही हमें लगभग 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के आसपास ऊर्जा प्राप्त होगी, जो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि नाभिक के विखंडन में हमें काफी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर नाभिक के विखंडन का बोर और व्हीलर ने एक मॉडल दिया था जिसे कहते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सो हम बात करते हैं बोर एवं व्हीलर का लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए गाइस, इसके अनुसार क्या है कि नाभिक जो है वो एक गोलाकार बूंद की तरह होता है। ठीक, अब इसके द्वारा जब किसी न्यूट्रॉन का अवशोषण किया जाता है तो न्यूट्रॉन के अवशोषण के कारण इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ने के कारण ये बहुत फास्ट कंपन करने लगता है। कुछ इस प्रकार से ये कंपन करेगा। ठीक है, ये बहुत फास्ट कंपन करने लगता है। कंपन करने के कारण इसके बीच में एक नेक बन जाती है, इस प्रकार की क्या बन जाती है, एक नेक बन जाती है, और ये नेक बनने के कारण इन दोनों पार्ट के बीच में रिपल्शन होने लगता है। रिपल्शन होने के कारण ये दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, और इस प्रकार विखंडन की कुछ प्रोसेस होगी इनके अनुसार। तो क्या हुआ कि बोर और व्हीलर के लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अनुसार ये न्यूक्लियस जो है नाभिक वो एक लिक्विड ड्रॉप की तरह होता है, एक गोल बूंद की तरह होता है। जब ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो अवशोषण के बाद में ये उत्तेजन ऊर्जा इसकी बढ़ने के कारण फास्ट वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन के कारण इसके बीच में नेक बन जाती है, ग्रीवा बन जाती है, और इसकी आकृति जो है वो डंबलाकार हो जाती है। वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण ये दो भागों में टूट जाता है, और ये दोनों भाग एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और इनकी ये गतिज ऊर्जा जो है वो विघटन की ऊर्जा के रूप में होती है। तो ये बोर और व्हीलर का लिक्विड ड्रॉप का मॉडल था। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने नाभिकीय विखंडन के बारे में डिस्कस किया। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम नाभिकीय विखंडन को ही डिस्कस करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही नाभिकीय रिएक्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।